हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आखिरकार इस साल की बिगेस्ट आईपीओ की बात करें या फाइनेंस सेक्टर की बिगेस्ट आईपीओ की बात करें तो उसने डीआरएच भी फाइल कर ली है। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। टाटा कैपिटल का जो आईपीओ है उसने अपनी डीआरएच भी फाइल कर ली है। तो उसके बारे में जानकारी लेते हैं। उसके अलावा जो ट्रम्प टैरिफ लगा रहे हैं लगातार, और चाइना ने भी वापस टैरिफ लगाया है, और इससे मार्केट का जो हाल है वो काफ़ी बुरा हो रहा है, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। आगे क्या हो सकता है, कब तक हमें वेट करना चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे इस वीडियो के अंदर। और दोस्तों, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल जो ज्वाइन करें तो लिंक से ही ज्वाइन करें, ताकि क्या है कि बहुत सारे फेक जो चैनल्स हैं उससे आप बच सकें। काफ़ी सारे फेक चैनल्स बन रखे हैं, तो लिंक से ही ज्वाइन करें। और डीमेट अकाउंट वगैरह खुलवाना है तो सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और दोस्तों, अभी ये बैकग्राउंड आपको कैसा लग रहा है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बैकग्राउंड मैंने चेंज किया। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि वो पीछे वाला बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा है। वो क्या ऑफिस सिटिंग के लिए था। तो ये बैकग्राउंड अभी कैसा है, और भी ये भी बैकग्राउंड आएंगे। पूरा स्टूडियो रूम अलग से बना रखा है, और भी आपको बताऊंगा, वो धीरे धीरे करके आते रहेंगे। तो सबसे पहले जाने टाटा कैपिटल के आईपीओ के बारे में। तो टाटा कैपिटल ने अपनी डीआरएचपी फाइल कर ली है। लगभग ये आईपीओ का साइज हो सकता है 15,000 करोड़ रुपए का। काफी बड़ा इश्यू साइज है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये फाइनेंस सेक्टर का बड़ा आईपीओ हो सकता है। इस साल का बिगेस्ट आईपीओ ये हो सकता है। और क्योंकि इसकी सितंबर 2025 तक तो लिस्टिंग कराना काफ़ी ज़रूरी है, वो आगे मैं आपको बताता हूँ। तो इसीलिए इस साल का ये बिगेस्ट आईपीओ हो सकता है, क्योंकि ये आईपीओ इसी साल ही लिस्ट होगा लगभग। इन्होंने कॉन्फिडेंशियल प्री फाइलिंग की है सेबी के साथ, तो जो काफ़ी सारी जानकारी वो हमें बाद में पता चलेगी। और इसके अंदर ओएफएस और फ्रेश इशू दोनों ही होने वाला है। मतलब पूरा ओएफएस नहीं होगा इसके अंदर। अभी टाटा सन्स की जो हिस्सेदारी है 93% के आसपास की। और टाटा कैपिटल की अगर बात करें तो टाटा कैपिटल जो है कैटेगराइज्ड है अपर लेयर एनबीएफसी। एनबीएफसी होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वगैरह, आप उसको कह सकते हैं। तो ये अपर लेयर है, आरबीआई के द्वारा इसको कैटेगराइज किया गया है। और आरबीआई का एक रूल है कि भाई जितनी भी अपर लेयर एनबीएफसीज है उनको लिस्ट होना जरूरी है। तो इसके लिए जो लास्ट डेट है वो सितंबर 2025 तक है। मतलब आरबीआई की तरफ से एक्सपायरी डेट दी गई, भाई जो भी डेट होती है वो फाइनल डेट दी गई है कि भाई सितंबर 2025 तक टाटा कैपिटल को लिस्ट करवाना जरूरी है, भले ही टाटा कैपिटल चाहे या ना चाहे। इसीलिए ये प्रोसेस जो है ये जल्दी ही पूरा होगा। डीआरएच भी अभी फाइल की है तो मंजूरी भी जल्दी मिलेगी, और सितंबर 2025 से पहले पहले हमें लिस्ट होते हुए भी देखने को मिल सकता है लगभग। बाकी देखिए, इंटरनल कोई प्रॉब्लम्स हो या सेबी के द्वारा कुछ मंजूरी ना मिले वो अलग चीज़ है। बाकी लगभग तय है कि सितंबर 2025 से पहले ये लिस्ट हो जाएगा आईपीओ। अब आईपीओ के अंदर 2.3 करोड़ शेयर्स जो हैं फ्रेश इश्यू के जरिए आएंगे, बाकी ओएफएस होगा। तो ये जो आईपीओ है फाइनेंशियल सेक्टर का सबसे बड़ा या बिगेस्ट आईपीओ हो सकता है। अभी तक फाइनेंस सेक्टर के अंदर इससे बड़ा आईपीओ कोई भी नहीं होगा। और बाकी टाटा ग्रुप की बात करें तो टाटा टेक्नोलॉजीज नवंबर 2023 के अंदर आया था। काफ़ी बढ़िया रिस्पांस भी देखने को मिला था, लिस्टिंग भी काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी। उसके बाद शेयर थोड़ा डाउन आ गया था टाटा टेक्नोलॉजीज का, बाकी शेयर की अच्छी लिस्टिंग हुई थी। उसके बाद अभी ये वापस आईपीओ आ रहा है टाटा कैपिटल का, जो कि 15,000 करोड़ रुपए का काफ़ी बड़ा इश्यू साइज है। तो अभी डीआरएच भी फाइल की है, थोड़ा बहुत अपडेट वगैरह भी हो सकता है कि भाई इसे भी कुछ अपडेट करने को भी गए या मंजूरी भी मिल जाए, वो भी हो सकती है। तो कोई अपडेट वगैरह करने को होंगे तो वापस अपडेट वगैरह करके वापस रीफाइलिंग होगी। उसके बाद क्या है कि एक परमानेंट पक्की मंजूरी मिल जाएगी। बाकी अगर भी इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर FY24 के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। करीबन 18,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है FY24 के अंदर, जो कि पिछले साल की तुलना करें तो 30% से ज़्यादा की ग्रोथ है। और प्रॉफिट जो है FY24 के अंदर 3450 करोड़ रुपए के आसपास का काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट जनरेट किया है। तो ये है टाटा कैपिटल के आईपीओ को लेकर अपडेट। जल्दी ही इस पर बाकी डिटेल्स भी आएगी, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। और बाकी बोट आईपीओ को लेकर भी चर्चाएं चल रही थी कि भी डीआरएचपी फाइल करेंगे, पर अभी तक बोट आईपीओ को लेकर कोई भी अपडेट नहीं है। मुझे लगता है अभी जो मार्केट खराब हुआ है इससे हो सकता है अपने डीआरएचपी फाइलिंग की डेट थोड़ी और आगे बढ़ा दे, क्योंकि भी सभी लोग जिनको मंजूरी भी मिल चुकी, करीबन 40 से 50 आईपीओ है जिनको मंजूरी मिल चुकी है, वो भी आईपीओ लाने में देरी कर रहे हैं। तब क्या है कि नए वाले आईपीओ तो थोड़ा डर तो माहौल तो रहेगा, क्योंकि अभी मंजूरी मिल गई, उसके बाद क्या है कि जल्दी आईपीओ भी लेके आना होता है। तो अभी लोग सोच रहे हैं कि बाद में डीआरएच भी फाइल करेंगे। तो हो सकता है अभी मार्केट की कंडीशन के कारण ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हो। और मुझे लग रहा है कि भाई ये जो टैरिफ वॉर छिड़ी है ट्रंप के द्वारा, इससे मार्केट कंडीशन सुधरते काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। अब बात करते हैं ट्रंप के टैरिफ की। तो जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया है, देखिए शुरुआत में काफ़ी टाइम से कह रहा था कि मार्केट तो डाउन जाएगा, अभी नहीं तो एक दो दिन बाद असर तो देखने को मिलेगा, और वो असर देखने को मिल गया है। और अभी फ्राइडे को मार्केट की बात करें तो इंडिया का मार्केट भी ज़बरदस्त गिरा था। यूएस का मार्केट तो 2 दिन से लगातार गिर रहा है। इसका सबसे ज़्यादा असर तो यूएस पर ही देखने को मिला है। अमेरिका के मार्केट सबसे ज़्यादा गिरे हैं।
और ट्रंप का कहना है कि भाई ये फैसला अभी अमेरिका के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, अभी अमेरिका के लिए थोड़ा बहुत नुकसान दे सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, पर लॉन्ग टर्म में अमेरिका के लिए फ़ायदेमंद होगा। मतलब वो सोच रहे हैं कि भाई टैक्स वगैरह हम जो जमा करेंगे वो अमेरिका के लिए बेनिफिशियल होगा, और भी कई सारी चीज़ों में मतलब बेनिफिशियल हो सकता है कि हो सकता है अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग वगैरह ज़्यादा बढ़े। बट मुझे ये चीज़ें मुश्किल लग रही हैं। अगर देखिए लोग क्या है कि अपना मार्केट दूसरी जगह भी ढूंढेंगे। अभी यूएस यूँ तो कह सकते हैं कि सबसे बड़ा इंपोर्टर है, मतलब सबसे बड़ा मार्केट है वर्ल्ड का, और लगभग सभी देश जो हैं यूएस को मतलब अपना माल सेंड करते हैं, मतलब एक्सपोर्ट करते हैं। और यूएस लगभग आप कह सकते हैं सभी देशों से कुछ ना कुछ इंपोर्ट करता है। यूएस नो डाउट बड़ा मार्केट है, सबको इफेक्ट तो डालेगा ही, बट ऐसा भी नहीं है कि पूरी यूएस पर ये जो डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा रहेगी। अभी दूसरे रास्ते भी लोग खोजेंगे। भाई आज यूएस को सप्लाई कर रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ें, तो दूसरी अदर कंट्रीज़ को भी सप्लाई कर सकते हैं। हाँ, टैक्स का थोड़ा बहुत तो इफेक्ट पड़ेगा ही, सभी देशों पर पड़ेगा, इससे थोड़ा बहुत टैरिफ और भी छिड़ेगा। और ट्रंप सोच रहे हैं कि भाई अमेरिका को लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा, तो ये फ़ायदा होगा या नहीं होगा ये तो बाद में ही पता चलेगा। बट अभी तो फिलहाल के लिए नुकसान है यूएस के लोगों के लिए। बाकी अभी ये भी खबर आई है कि भाई यूएस के जो लोग हैं अभी जो ज़रूरी चीज़ें हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं वो अभी जल्दबाजी के अंदर खरीद रहे हैं, ताकि उनको पता है कि टैरिफ जब लागू हो जाएंगे तो ये सारी चीज़ें हमें महंगी मिलेगी। जैसे लैपटॉप है, कैमरा है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हैं जैसे हार्ड डिस्क वगैरह, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अभी खरीद रहे हैं। जो भी ज़रूरत हो फटाफट ले रहे हैं, तो उनको पता है कि बाद में ये टैरिफ लगने के बाद चीज़ें महंगी हो जाएगी, मोबाइल वगैरह है, क्योंकि ताइवान, चाइना, इन पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगे हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक सामान काफ़ी सारे आते हैं। तो ये भी अमेरिका के लोगों के लिए नुकसानदायक चीज़ है। दूसरी अभी एक चीज़ है कि चाइना ने भी वापस टैरिफ लगा दिया है। भाई अभी अमेरिका ने 34% का टैरिफ लगाया, उससे पहले 10% के टैरिफ और लगा चुका है, तो लगभग चाइना पर 54% का टैरिफ लगाया है यूएस ने टुकड़ों टुकड़ों के अंदर। अब चाइना ने वापस जवाब के लिए 34% का टैरिफ लगाया है, मतलब चाइना भी अभी मतलब वापस टैरिफ लगाएगा, और अदर कंट्रीज़ भी ऐसा करेगी। देखना ऐसा चीज़ें होगी तो कोई भी कंट्री तो चुप तो नहीं बैठेगी, तो वापस टैरिफ वगैरह लगा के ये जो सारी चीज़ें टैरिफ और छिड़ेगी। टैरिफ और छिड़ेगी तो लोगों के लिए चीज़ें महंगी मिलेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, स्टॉक मार्केट पर भी इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर ये चीज़ें लंबे समय तक रहती है तो स्टॉक मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। मतलब ये आप कह सकते हैं बियर मार्केट की शुरुआत है, अब लगातार हमें गिरावट भी देखने को मिल सकती है, ऐसा पॉसिबल है अगर ऐसा हुआ तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? ऐसी कंडीशन में अभी तो वेट एंड वॉच ही ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि मार्केट अगर गिरता है तो बाद में चीज़ें तो और ज़्यादा सस्ती मिलेगी। और अभी मार्केट मान लो वापस सुधरता भी है तो अभी रिस्क तो नहीं ले सकते भाई, हमको क्या पता कि आगे क्या होगा, क्योंकि आगे की कंडीशन अभी मतलब अनिश्चितताएं ज़्यादा नज़र आ रही हैं। ये टैरिफ वॉर के अंदर क्या होगा, मार्केट तभी गिरता है जब अनिश्चितताएं होती है, अनिश्चितता होगी तो मार्केट डाउन जाने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। बाकी देखिए दोस्तों, कोई भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं, हम तो सिर्फ एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। कोई भी आप डिसीजन बनाएं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही कोई भाई इन्वेस्टमेंट ना इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लें। हम सिर्फ जानकारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए जान रहे हैं। और अभी ट्रंप बाकी सारी कंट्रीज़ के साथ भी नेगोशिएशन करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई अभी मैं खुला तरीके से नेगोशिएशन करना चाह रहा हूँ, कोई भी आके हमारे टैक्स घटा सकता है, मतलब जो अदर कंट्रीज़ उन पर टैक्स लगा रही वो उन पर घटा सकते हैं, बाद में वो भी क्या है कि जवाब में वापस घटा देंगे, तो कोई भी आके नेगोशिएशन कर सकता है, मतलब ट्रंप ने ऐसा कहा है। और अभी ट्रंप खुद चाह रहे हैं कि भाई इंडिया के साथ वो नेगोशिएट कर रहे हैं ताकि कुछ इंडिया भी टैक्स कम करे और यूएस भी जवाब में टैक्स कम करे। अगर ऐसा होता है तो दोनों के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि देखिए चाइना, ताइवान से काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं या बहुत सारी कंट्रीज से अलग अलग चीज़ें आती हैं, तो अगर दोनों के बीच में अगर टैरिफ कम हुए तो फ़ायदा इंडियन कंपनीज़ को, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग और बढ़ेगी, तो इंडिया से सामान जो है अमेरिका और ख़रीदेगा, तो ये बेनिफिशियल है इंडिया के लिए। देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी अभी इंडिया के लिए एक और ऑप्शन है चाइना के साथ भी अगर मतलब ट्रेड अच्छी शुरू होती है, क्योंकि इंडिया से भी काफ़ी सारी चीज़ें जाती है, चाइना से भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, तो इन दोनों को भी म्यूचुअली बेनिफिट है, तो काफ़ी सारी चीज़ें होगी। मतलब इंडिया के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, तो आगे देखते हैं, धीरे धीरे सारी चीज़ें पता चलेगी। और टैरिफ वॉर तो ये छिड़ेगी, क्योंकि अभी ट्रंप जो है चुप तो बैठ नहीं रहे हैं, तो अदर देश भी टैरिफ लगाएंगे, तो टैरिफ वॉर से बाकी सारी चीज़ें मार्केट पर नेगेटिव इम्पैक्ट तो डालेगी, और नेगेटिव इम्पैक्ट डालना शुरू भी हो गया। ये आप देख सकते हैं असर, यूएस का मार्केट गिर रहा है, इंडिया के मार्केट पर भी असर है, तो ये असर लगातार बना रह सकता है अगर ऐसी कंडीशन रहती है तो। और अभी FIS ने 3400 करोड़ रुपए की सेलिंग की है फ्राइडे को, और DIS ने 1700 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग की, मतलब दोनों की तरफ से सेलिंग आ रही है, तो बहुत बड़ा नेगेटिव है। और अभी ट्रंप ने ये भी कहा कि फार्मा सेक्टर पर अभी तक टैरिफ नहीं लगाया, अभी फार्मा सेक्टर पर भी टैरिफ लगा सकते हैं, मतलब उन्होंने कहा कि आप सोच ही नहीं सकते ऐसा टैरिफ लग सकता है।
तो ये भी बड़ा चिंताजनक बात है। इससे फार्मा के सेक्टर के शेयर्स के अंदर भी गिरावट देखने को मिली थी। अभी मेटल के शेयर्स पर कम टैरिफ था तो उन पर भी अभी लग रहा है कि डर उन पर भी कुछ हो सकता है, तो उनके अंदर भी गिरावट देखने को मिली थी। तो ये नेगेटिव बातें तो है ही। और अभी चाइना का जो अमेरिका के अंदर अगर देखिए भाई टैरिफ बढ़ेगा तो भाई सेलिंग वगैरह कम होगी, तो ये जो काफ़ी सारे ऐसे सस्ते सामान हैं वो हो सकता है इंडिया के अंदर है, मतलब डंप करे चाइना। भाई जो सस्ते घटिया सामान होते हैं वो इंडिया के अंदर डंप हो सकते हैं। तो अभी इंडियन गवर्नमेंट भी इस पर ध्यान रख रही है कि चाइना से ऐसे ख़राब सामान वगैरह जो है वो ना आए। अवैध तरीके से काफ़ी सारी चीज़ों से आते हैं, तो इससे क्या होगा कि ये कचरा ही अंदर अंदर आएगा, तो वो सारी चीज़ें ना आए इसके लिए भी थोड़ा ध्यान रखा जा रहा है। बाकी अभी की कंडीशन देखते हुए ऐसा ही लग रहा है कि अभी मार्केट में वेट एंड वॉच ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि ज़्यादा रिस्क लेना अभी मतलब सही भी नहीं लग रहा है। बाकी आप लोग क्या करेंगे इस ऐसे मार्केट के अंदर, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी कोई अपकमिंग आईपीओज या मार्केट को लेकर कोई अपडेट आता है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। वैसे डेली हमारे वीडियो आते हैं और भी मैं अपडेट आपको करता रहूँगा। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। और दोस्तों ये बैकग्राउंड आपको कैसा लगा? अब मैंने वापस बैकग्राउंड चेंज कर दिया। काफ़ी लोग कह रहे थे कि वो बैकग्राउंड सही नहीं लग रहा था। वो क्या है कि मेरी ऑफिस सिटिंग के लिए, कोई भी आए बाहर से तो उनके लिए वो बना रखा है। ये पूरा मेरा स्टूडियो रूम है, इसके अंदर भी अलग अलग बैकग्राउंड है, तो धीरे धीरे करके अलग अलग बैकग्राउंड का यूज़ लेते रहेंगे और आपको अच्छा लगता रहेगा धीरे धीरे करके, और सुधार आएगा। अभी थोड़ा थोड़ा के टाइम लगेगा, बाकी सारी चीज़ें भी अंदर सजाना शुरू करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा थोड़ा, क्योंकि अभी दूसरे काम भी निपटाने पड़ते हैं, ये भी देखना पड़ता है, तो ये काम धीरे धीरे होगा। तो बैकग्राउंड कैसा लगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।